नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं बीएड के 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 में से आपको कितना करना है? 45 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, 45 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप 40 भी क्वेश्चन करते हैं तो भी अच्छे हैं, मगर 45 क्वेश्चन का हमारा टारगेट रहने वाला है और 48 क्वेश्चन का टारगेट है, मगर 45 करना ही करना है। ठीक है, जो भी 45 से नीचे है उसका भाई स्कोर बहुत ही डाउन है, उसे स्कोर ऊपर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाता है। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? कह रहा है किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में, कोई प्रकार की बाजार व्यवस्था है तो बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है, उस क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पूर्ण स्पर्धा, एकाधिकारी, अल्पाधिकार या फिर एकाधिकार पूर्ण? तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्पाधिकार कहते हैं। ठीक है, जिस बाजार में 1 2 3 4 5 या फिर कह सकते हैं और 1 2, ठीक है, इतने लोग अगर हैं, विक्रेता हैं, तो उस बाजार को हम क्या कहेंगे? अल्पाधिकार कहेंगे। ठीक है, उस उद्योग को हम अल्पाधिकार उद्योग कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? मौद्रिक नीति का घटक नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, रेपो रेट की बात करते हैं, ये भी मौद्रिक नीति है। ठीक है, नैतिक उत्तेजना की बात करें, ये भी अपनी मौद्रिक नीति है। और बात करें यहाँ पर क्रेडिट संभाजन, ये भी अपनी मौद्रिक नीति है। मगर सार्वजनिक ऋण जो होता है वो मौद्रिक नीति नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? दोनों सदनों में से, लोकसभा राज्यसभा, दोनों सदनों में से किसी का सदस्य कौन नहीं होता, ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री लोकसभा का होता है, वित्त मंत्री भी होता है, रेल मंत्री भी होता है, मगर राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति नागरिक प्रत्येक नागरिक राष्ट्रपति होता है, ये कहते हैं ना, तो इसीलिए वह कोई भी सदन का नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? 356 की बात करते हैं तो राज्य के अंतर्गत है, 352 की बात करते हैं तो राष्ट्र के अंतर्गत है, और 360 की बात करते हैं तो वित्त के अंतर्गत आता है। ठीक है, राष्ट्रपति अगर 356 के अनुसार लगाता है तो हो जाता है राज्य के थ्रू, और 352 के अनुसार लगाता है तो वह हो जाता है राष्ट्र के थ्रू, अगर वह 360 के थ्रू लगाता है तो हो जाता है अपना वित्त के थ्रू। तो इस प्रकार से तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं, तो तीनों के तीनों आपातकाल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? थोड़ी ठंडी पड़ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, बताइएगा। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बात करते हैं बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1928 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये गुजरात में हुआ था, है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, पूछ सकता है। ठीक है, और जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था वो किस लिए हुआ था? किसानों के लागान में 22% की वृद्धि कर दी गई थी, इसलिए बारदौली सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है, तो यह किसने चलाया था? तो पटेल जी ने चलाया था, वल्लभ भाई पटेल ने। पहले इनका नाम क्या था? सिर्फ वल्लभ भाई पटेल था। जब इन्होंने बारदौली सत्याग्रह आंदोलन चलाया तो बारदौली की जो महिलाएं थीं, बारदौली की जो जहाँ रहने वाली बारदौली की, गुजरात के बारदौली की जो महिलाएं थीं, उन्होंने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदौली की महिलाओं ने दी, बारदौली सत्याग्रह आंदोलन के नेतृत्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय उपद्रव या फिर कह सकते हैं अशांति। क्या? अशांति। भारतीय उपद्रव या फिर अशांति का पिता किसे कहा जाता है? तो वह कौन हो जाएंगे? अनंत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या फिर दादा भाई नौरोजी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी,
बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? वह कौन सा हो जाएगा? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, या फिर विंध्याचल घाट, या अरावली? कौन सा राइट होगा भाई? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। या आपको लिख सकता है वह सह्याद्री, क्या सह्याद्री भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। पश्चिमी घाट दे सकता है या फिर आपको सह्याद्री दे सकता है, दोनों की दोनों आपको दे सकता है कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है वो ढका हुआ है। कौन सा क्षेत्र है? तो सह्याद्री क्षेत्र भी दे सकता है और पश्चिमी घाट भी आपको दे सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी तथा ब्रह्म अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डैश कहलाती है? बहुत ही घुमाकर क्वेश्चन दे रखा है भाई, थोड़ा सा संभाल कर फोकस देना क्वेश्चन पर, ठीक है। पृथ्वी तथा ब्रह्म अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डैश कहलाती है? क्या कहलाती है वह आपको बताना है। तो वह क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? मैग्नेटोस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये से कहते हैं अक्षांश मध्यांश रेखा, है ना, वही मध्यांश रेखा, मैग्नेटोस्फेयर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहाँ और पृथ्वी के जो बीच की अंतरिक्ष रेखा जो होती है वो क्या है? मैग्नेटोस्फीयर रेखा आपकी हो जाती है। बहुत ही इजी है, ठीक है। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल जिसे कहते हैं, ये मध्य मंडल है, ठीक है। इंग्लिश में इसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का नाम क्या है? ये आपको बताना है, हार्मोन का क्या नाम है। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो थाइमस ग्रंथि जो है ना, वो अपने हृदय के समीप, कहाँ पर? हृदय के समीप पाई जाती है, ठीक है। और यह क्या करती है? प्रतिरक्षा का कार्य करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और जैसे ही व्यक्ति वयस्क से कह सकते हैं छोटे बच्चे से इसी बड़ा होता है, ठीक है, तो यह जो ग्रंथि होती है अपने आप लुप्त हो जाती है। ये एंटीबॉडीज निर्माण करती है। कौन सा? कौन सा? थाइमोसिन, ठीक है। कौन सा? थाइमोसिन। तो थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स का क्या नाम हो जाएगा? थाइमोसिन। ये एंटीबॉडी निर्माण करती है। कहाँ पर पाई जाती है? हृदय के समीप पाई जाती है, ठीक है। प्रतिरक्षा ग्रंथि है, इसे प्रतिरक्षी ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र को एक प्रकार से निर्माण करती है, क्योंकि एंटीबॉडी दे रही है तो प्रतिरक्षा ही दे रही है, ठीक है। तो प्रतिरक्षी ग्रंथि भी इसे कहा जाता है थाइमस ग्रंथि के लिए। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है। तो क्लोरोफिल आपको पता है ना, प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब वही बात यहाँ पर हो रही है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में, पौधों की, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? सार्वभौमिक स्वीकर्ता, ध्यान रखना, स्वीकर्ता इसे कहते हैं क्या? सर्वग्राही। ये कह सकता है सर्वग्राही भी आपको लिखकर दे सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सार्वभौमिक स्वीकर्ता भी दे सकता है और सर्वग्राही भी दे सकता है। तो सर्वग्राही कौन होता है? ए भी होता है। सर्वदाता कौन होता है? ओ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए और बी पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग इसे कहते हैं, कि घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? सबसे अधिक योगदान यहाँ पर पूछ रखा है। क्लोरोफ्लोरो सभी का होता है वैसे तो, मगर सबसे अधिक किसका होता है ये आपको बताना है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, घटना होती है, तो सबसे अधिक योगदान किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हेम्फ्री डेवी ने किया था? निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हेम्फ्री डेवी ने किया था?
किसका आविष्कार किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? तो शशि थरूर की 3-4 पुस्तकें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक हो जाती है द ग्रेट इंडियन नोवेल, लिख लेना, ठीक है। द ग्रेट इंडियन नोवेल एक बुक है, एक है शो बिजनेस, और एक है साइट, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये इनकी बहुत ही फेमस पुस्तकें हैं, ठीक है, बहुत ही बार पूछी हुई प्रकाशित हो जाती हैं। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है वो इनकी हो जाती है, ठीक है। एक हो जाती है द ग्रेट इंडियन नोवेल और शो बिजनेस और साइट, ठीक है। ये 3-4 बुकें हैं। वैसे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एन एरा ऑफ डार्कनेस, और एक पूछी जाती है द ग्रेट इंडियन नोवेल। दोनों के दोनों लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है? भारत का ऋण नियंत्रण का, ऋण के नियंत्रण का एक कार्य नहीं है, वो आपको बताना है। ऋण का राशन, सीधी कार्यवाही, खुले बाजार का कार्यकलाप, या फिर परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जो नहीं है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह आर्थिक चर का एक उदाहरण है? कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? तो वह कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय आय, सकल आपूर्ति, रोजगार, या फिर उपभोक्ता संतुलन। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण नहीं है, एक उदाहरण है? तो ये अपना हो जाएगा उपभोक्ता संतुलन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये अटपटे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इन्हें अच्छी प्रकार से एक रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? भारत का राज्यपाल बनने के लिए, भारत के राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछ रखा है। अब आपसे ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना, वो राष्ट्रपति करता है। वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है ये आपको याद होना चाहिए। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो 155वें अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। कौन से? 155वें अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, और राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है, ठीक है। और इनकी राज्यपाल की, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, तीनों की आयु सेम होती है, कितनी? 35 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है, किसके लिए? आपको पता है ये बंगाल से रिलेटेड है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? बंगाल से रिलेटेड है, बाकी कहीं बंगाल नहीं दे रखा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था से, है ना, बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था से। लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है? बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था से। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 49। कह रहा है समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? 49B, समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? तो किन दो देशों की हो जाती है? 49 और 36। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 36 जो हो जाती है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की हो जाती है, ठीक है। और जो 49 है वो हो जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच। तो दोनों की दोनों याद होना चाहिए। 36 उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, 49 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ला नीला प्रशांत महासागर पर किस प्रकार के प्रभाव डालती है? ला नीला प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? जो ला नीला प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? तो ला नीला का अर्थ क्या होता है ना? पहले तो ला नीला का अर्थ याद होना चाहिए। ला नीला का अर्थ होता है छोटी बच्ची। क्या होता है? छोटी बच्ची होता है। प्रशांत महासागर पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है? तो यह डालती है जल का तापमान कम कर देता है।
यह जल का तापमान कम कर देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? आपने खाई होगी तो किससे प्राप्त की जाती है भाई? छाल से प्राप्त की जाती है। दालचीनी क्या होती है? छाल ही होता है, मसाले में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन एक प्रकार का डैश है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अभी सॉरी, मैं भी क्या कह रहा हूँ, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन किससे होता है? लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से, अगन्या से, मतलब पैनक्रियाज से निकलने वाला एक पदार्थ है, ठीक है। एक पदार्थ है जिसे क्या कहते हैं भाई, आपसे पूछ रखा है, ठीक है, तो आपको पता है। कोई भी ग्रंथि से अगर कोई भी कह सकते हैं मैट्रिक्स जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है, वो रिलीज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। कोई भी ग्रंथि क्या रिलीज करती है? हार्मोन्स रिलीज करती है, ये हमेशा याद रखना। तो इंसुलिन एक प्रकार का डैश होता है, क्या होता है? हार्मोन्स होता है। कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज, या फिर कह सकते हैं अगन्याशय की, लैंगिक की दूपिकाओं, बीटा कोशिकाओं से यह निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? प्रतिबिंब के कारण, अपवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण, या फिर कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण? कौन सा यहाँ पर राइट रहने वाला है? ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? ये आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। क्या? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल तथा हरे रंग के, लाल हरा नीला क्या होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। ध्यान रखना, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। पूछ रखा है लाल हरे को जो मिश्रण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा भाई पीला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लाल नीले हरे से मिला मिलाकर हम 7 प्रकार के रंग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भोपाल गैस त्रासदी। निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था, यह आपको बताना है। तो कौन सा बिल्कुल राइट होगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड, सोडियम आइसोसाइनाइड, नाइट्रोजन आइसोसाइनाइड, पोटेशियम आइसोसाइनाइड? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस स्थापित हुई थी। आगे देखते हैं, यहाँ दे रखा है माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित हैं? जो माधुरी दीक्षित हैं, ठीक है, एक्टर, वे किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित हैं वह आपको बताना है। भरतनाट्यम, चिटीकुड़ी, कुचिपुड़ी, कथक या फिर कथकली? तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? जो माधुरी दीक्षित हैं वो किससे हैं? कथक से संबंधित अपनी हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? वह कौन सा बिल्कुल राइट होगा? कुमार संगकारा, केविन पीटरसन, ब्रेंडन मैकुलम या फिर माइकल क्लार्क? माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? तो वह हो जाती है ऑप्शन नंबर डी, माइकल क्लार्क। क्या होता है? माइकल क्लार्क। आगे देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है ये आपको बताना है। वर्तमान में सार्क के कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं, ठीक है। लास्ट में कौन जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2007 में, है ना, लास्ट 2007 में जोड़ा गया था। वह कौन जोड़ा गया था? अफगानिस्तान को जोड़ा गया था, ठीक है। लास्ट में अफगानिस्तान को जोड़ा गया था। तो वैसे बात करते हैं कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है। 8 राज्य हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक अपना भारत हो जाता है, फिर पाकिस्तान हो जाएगा, फिर बांग्लादेश हो जाएगा, फिर श्रीलंका हो जाएगा। कितने हो गए अभी? 4 हो गए, ठीक है। अब आ जाओ इस सेट में, फिर हो जाएगा अपना नेपाल, ठीक है, फिर हो जाएगा अपना भूटान। अब एक कौन सा रह गया? अंदर साइड में रह गया, वो कौन सा रह गया? मालदीव, ठीक है। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। ध्यान रखना चारों तरफ के हो रहे हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्ला, ये नीचे साइड में आ रहे हैं, ठीक है, समुद्र की साइड में। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गई, फिर नेपाल ऊपर पहुंच गए, ठीक है, फिर भूटान हो गया, और फिर यहाँ पर क्या आ गया? म्यांमार आ गया, ठीक है। सॉरी, म्यांमार नहीं, मालदीव आ गया, है ना, अंदर है, म्यांमार तो इस साइड में है, मालदीव आ गया। तो कितने हो गए ये? 4 और 3 7। 7 में कौन सा जोड़ा गया था? फिर 7 में 2007 में क्या जोड़ा गया था? 8वां जोड़ा गया था अफगानिस्तान। बार बार यही पूछता है कि
अफ़गानिस्तान को किस सन में जोड़ा गया था? तो 2007 में जोड़ा गया था। कौन सा बना था? 8वां सदस्य बना था, सार्क सदस्य, ठीक है। और यहाँ पर नेपाल हो जाता है, मालदीव हो जाता है, मगर जो चीन है वो सार्क का सदस्य नहीं है, क्योंकि चीन अपने आप में पावर दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे नहीं रखेंगे। तो इस प्रकार से याद भी हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं उन्होंने 1847 में किस पत्रिका को प्रकाशित किया था जो महिलाओं से संबंधित थी उत्तर प्रदेश की? तो वह कौन हो जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाल बोधनी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। तो 1 अप्रैल, क्या 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, है ना। 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। नाम याद कर लेना, पहले गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर वॉर्न स्मिथ। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी करंट में याद करना, ठीक है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा चेमाचेरी कुन्ही रमण नायक निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप से उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो इसका आंसर दीजिएगा कौन सा बिल्कुल राइट होगा। चेमाचेरी कुन्ही रमण नारायण किससे संबंधित हैं? तो वह अपना हो जाता है कौन? कथकली से, ठीक है। किससे संबंधित हैं? ये कथकली से संबंधित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है यह आपको बताना है। और नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से आते हैं? 5 से लेकर 11 तक क्या है? नागरिकता से संबंधित हो जाते हैं। अनुच्छेदों की बात करें तब। अब यहाँ पूछ रखा है कौन सा भाग, तो भाग 2 जो है वो क्या है? नागरिकता से संबंधित अपना हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो वह कौन सी उम्र हो जाती है? कितने वर्ष के बच्चे हो जाते हैं? इसका आंसर आपको देना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 वर्ष, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो वह कौन सा हो जाता है ये आपको बताना है। देखो, राष्ट्रपति के अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संबंधित, राष्ट्रपति का चुनाव की बात यहाँ पर हो रही है। तो वह कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। 51 की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये इसमें बात कही गई थी। अब बात करते हैं इनके चुनाव की। चुनाव को और हम क्या कहते हैं? चुनाव करवाते हैं तो क्या होती है भाई? पोलिंग होती है। ध्यान रखना, ये ट्रिक है। चुनाव को जब हम करवाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? पोलिंग कहते हैं। तो पोलिंग में क्या छुपा हुआ है? 5 छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 में हुआ था, ठीक है। पोलिंग 5, इस प्रकार से आपको याद रहेगा। और 52 में क्या हुआ था, मतलब 51 में क्या हुआ था? राष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? पहली लोकसभा के उपसभापति कौन थे ये आपको बताना है। रवि राय, बलीराम भगत, एम अनंत श्यामन या फिर अयंगर जी लक्ष्मण कौन थे पहली लोकसभा के उपसभापति? तो वह अपने हो जाते हैं कौन? एम अनंत श्यानम अयंगर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान या उपराष्ट्रपति का चुनाव, है ना। 66 की बात हो रही है ना, अनुच्छेद 66, ठीक है। इसी में छुपा हुआ है, बताइएगा आंसर। देखो, अभी हमने क्या देखा था? 55 में क्या हुआ? राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। अब यहाँ पर उन्होंने बस क्या कर दिया, यहाँ पर
66 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कितना कर दिया 66, ठीक है। कितना बढ़ाया भाई, 1 इंक्रीज किया, कितना 1 इंक्रीज किया, तो हम कह सकते हैं उप मतलब एक ऊपर गए, है ना, एक क्या गए ऊपर गए, ठीक है। तो एक एक ऊपर गए तो कितना हो गया 66 हो गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। ये ट्रिक है दोनों की याद करने की कि 55 में क्या हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और एक एक बढ़ा दिया, तो 56 में क्या हुआ, उप माने ऊपर, तो उप माने ऊपर, एक ऊपर कर दिया, तो 66 में क्या हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया। दोनों याद रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होने वाले। अब तुम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइएगा आंसर क्या रहने वाला है। कह रहा है रसिया की राजधानी है, वो सॉरी सीरिया की राजधानी है, मैं भी रसिया कह रहा हूँ, रसिया में युद्ध चल रहा है, तो सीरिया की राजधानी है। सीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी, अलेप्पो, दमकिस, होम्स या फिर हमाह। तो रसिया के सीरिया की जो राजधानी हो जाएगी वो अपनी हो जाएगी क्या, दमकिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुद्रा और राजधानी, ठीक है, याद कर लेना। 100% आपके एग्जाम में बनेगा। 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, एक क्वेश्चन तो मानता ही हूँ बनेगा ही बनेगा। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है, क्या, नायरा, रियाल, क्रोन। तो म्यांमार की जो मुद्रा हो जाती है वो हो जाती है क्या। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाले देश निम्नलिखित में से कौन सा है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है, सबसे अधिक आबादी वाला देश, मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन या फिर सोमालिया। कैसे याद करेंगे, फ्रीका। भाई फ्रीका कितना भी हो, कितना भी ज़्यादा हो, तो हमें क्या करना है, ना ही चाहिए भैया हमें, है ना। फ्रीका कितना भी हो हमें ना ही चाहिए, तो नाइजीरिया। इस प्रकार से याद रहेगा आपको, बिल्कुल। ट्रिक बना के मैं आपको देता हूँ, तो कुछ ट्रिक अच्छी होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 40। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र से सबसे अधिक है। तो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। कौन सा राइट होगा, बिल्कुल कनाडा यहाँ पर राइट रहने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद रखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो अपना ये हो जाता है, एक प्रकार से कह सकते हैं ये हो गया अपना भारत, ठीक है। उल्टा सीधा बनाया कोई बात नहीं। ये है अपनी बंगाल की खाड़ी और ये है हमारा अरब सागर। कावेरी नदी कहाँ गिरेगी, ये भी कहाँ गिरेगी, यहीं गिरेगी। गोदावरी नदी कहाँ गिरेगी, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। कृष्णा कहाँ गिरेगी, कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। नर्मदा जो निकलती है अमरकंटक से, वो कहाँ जाती है, वो अपनी चली जाती है एक प्रकार से गुजरात से होती हुई कहाँ गिरती है वो गिरती है अरब सागर में। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नहीं गिरती है, नर्मदा नहीं गिरती है। तो नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में जाके गिरती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब सिम की बात हो रही है। सिम क्या करते हैं भाई, फ़ोन होता है, मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर ही तो डालते हैं। अंदर मतलब भीतर, तो भीतर मतलब 72, ठीक है। भीतर मतलब 72। तो 1972 में क्या हुआ था, शिमला समझौता हुआ था, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से ट्रिक के अनुसार हमने याद कर लिया। सिम मतलब कहाँ डालते हैं भाई, फ़ोन में। कहाँ डालते हैं, भीतर, मतलब 72, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त में थक्का का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। एरिथोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। कौन सा हो जाएगा। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। रुधिर प्लेटेलेट्स भी कहते हैं क्या, रुधिर प्लेटेलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट डैश धड़कन के बीच होती है। कितनी होती है ये आपको बताना है। नॉर्मल की बात कर रहा है तो 72 तो क्या होती है, सामान्य व्यक्ति की होती, तो ये तो होगी नहीं। नॉर्मल होगी, नॉर्मल तो कमी होगी, 60 से 75। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
आराम से निकाल सकते थे। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कह रहे एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश मूत्र विसर्जित करता है, कितने लीटर विसर्जित करता है ये आपको बताना है। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश मूत्र विसर्जित करता है, कितना करता है ये आपको बताना है। 1.2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर या फिर 1.8 लीटर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल 1.8 लीटर, 1 से लेकर 1.8 लीटर मूत्र विसर्जित करता है 24 घंटे के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। किसी संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। देखो बात करते हैं यहाँ पर क्या किस संशोधन ने। देखो एक होता है विधेयक और एक होता है अधिनियम, ठीक है। एक होता है विधेयक और एक होता है अधिनियम। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं विधेयक, विधेयक जब हम पारित करते हैं उसे हम कहते हैं विधेयक, और जब वह कानून बन जाता है, कानून बनकर पास हो जाता है, ठीक है, विधेयक जब कानून बनकर पास हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? विधेयक, संशोधन, हाँ अधिनियम कहते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं? तब हम उसे कहते हैं अधिनियम। जब वह पारित हो जाता है तब उसे हम क्या कहेंगे? अधिनियम कहेंगे। और वैसे हम क्या कहेंगे? विधेयक। जब किसी चीज़ को पेश किया जाता है संसद में तो उसे विधेयक कहते हैं, और जब वह पारित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर, मतलब इसकी बात हो रही है जीएसटी की, ठीक है, माल और सेवा कर जीएसटी को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की थी, तो वह कौन हो जाती है आपको बताना है। बहुत ही घुमा कर दे रखा है, देखो माल और सेवा कर, जीएसटी नहीं दे रखा है। तो कौन सा विधेयक, ये भी विधेयक दे रखा है, और देखो सारे के सारे विधेयक हैं, तो कौन सा विधेयक था ये आपको बताना है। कौन सा विधेयक था ये आपको बताना है। तो विधेयक देखो अगर बात करते हैं, यहीं पर अधिनियम की बात करते, यहाँ पर अधिनियम दे रखा होता तो वह अधिनियम राइट हो जाता। 101वां संशोधन अधिनियम 2014 के अंतर्गत यह कानून बन गया था। विधेयक कौन सा था? तो विधेयक था 122वां संशोधन विधेयक 2014। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इनसाइड आईवी एंड रो द रोलिंग स्टोन दैट गेदर मॉस। किताब के लेखक कौन है? क्या यार अजीब सी किताब है। इनसाइड आईवी एंड रो द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्स मॉस, किताब के लेखक कौन थे ये आपको बताना है। तो ये तो नहीं पूछेगा, ठीक है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा तुम्हारे के शंकरन नारायण, ठीक है, के शंकरन नारायण। ये नहीं पूछेगा आपसे। आपसे क्या पूछेगा? जो वर्तमान में अभी हाल ही में होंगी करंट में, या बिल्कुल लास्ट वाली बुकें पूछेगा, ठीक है, इनसे कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डैश को नोबेल पुरस्कार दिया गया है था। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डैश को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये आपको बताना है। विटामिन के का आविष्कार किसने किया था ये आपसे पूछ रखा है घुमा फिरा कर। ईसी कैंडल, डोइजी एंड डैम, कॉल लिनियस या फिर स्टैनफोर्ड मूर। तो कौन सा राइट होगा? 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डैश को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो हो जाते हैं तुम्हारे डोइजी एंड डैम। कौन? डोइजी एंड डैम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे पूछता है। इसे संभवतः कहते हैं, क्या कहते हैं? एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे पूछता है। इसे संभवतः कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स, वायूर, डिडलिंग, स्पैमिंग। तो इसका राइट हो जाएगा क्या? स्पैमिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, कह रहा है जीवित प्राणियों के निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? आपको पता है एक्स क्या होता है, एक्स बाई क्या होता है? नर होता है, एक्स एक्स क्या होती है? मादा होती है। इसमें से एक जाता है युग्मक,
का युग्मक क्या जाएगा, या तो x जाएगा या फिर y जाएगा, है ना। इसमें से क्या जा सकते हैं, इसमें तो दो हैं x x, तो x x जाएंगे, ठीक है, युग्म गए। अब ये x x मिलेगा तो क्या बनेगी, तो पुत्री बनेगी, है ना। x y मिलेगा तो क्या बनेगा, अपना पुत्र बनेगा, ठीक है, x y बनेगा तो पुत्र बनेगा। तो ये क्या होते हैं, अगर पूछता है, यहाँ पर पूछ रखा है कि संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होती है, जिसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं युग्मनज, ठीक है, संतान का निर्माण होना। इसे एक्स एक्स क्या है, युग्मनज ही तो है, एक्स वाई क्या है, युग्मनज है। कभी कभी ये पूछ सकता है कि युग्मनज कैसा होता है, एक गुणितीय होता है, द्विगुणितीय होता है, तो 2n होता है, द्विगुणितीय होता है। कभी पूछ ले युग्म कैसा होता है, तो युग्मक n होता है, मतलब एक आगुणित होता है, और युग्मनज दो गुणित होता है। पूछ ले कि कोई व्यक्ति कैसा होता है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से युग्मनज है, मतलब व्यक्ति है, युग्मनज है ना, तो ये भी कैसा होगा, दो गुणित होगा। युग्मक होते हैं आगुणित, और बाकी युग्मनज जो होता है वो होता है द्विगुणित, और जो माता और पिता होते हैं वो भी क्या होते हैं, द्विगुणित होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, एग्जाम में बन सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपके 50 में से कितने 45 क्वेश्चन अगर सही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं हुए हैं तो भाई आपको कंटिन्यू बने रहने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।